वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग पी वैल्यू के बारे में देखने वाले हैं। रेग्रेशन टेबल्स के अंदर एक और चीज़ जो होती है उसको हम लोग समझने वाले हैं और एनालिसिस को और भी मजबूत करने वाले हैं, एडवांस एनालिसिस को। तो चलो हम लोग वापस चलते हैं अपने रेग्रेशन टेबल के पास। और रेग्रेशन टेबल हमारा इस वाले के अंदर था, तो पहले इसको हम लोग रन कर लेते हैं। और रन करने के लिए हमें क्या कमांड देना होता है सभी लोग, पाइथन स्पेस lrt.py, है ना। एंड यहाँ पे lrt.py क्यों लिखा है हमने, क्योंकि lrt.py के अंदर ही रेग्रेशन टेबल वाला कोड हमने किया था, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पे पी वैल्यू का मतलब क्या है, तो बेसिकली हम लोग इस ये सेकंड रो के अंदर हम लोग ये वाला पार्ट पूरा कवर करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। कोफिशिएंट को अभी हटा लो, ठीक है, ये कोफिशिएंट वाले को एक्सक्लूड कर लो, ये हमने पिछले वाले वीडियो में देख रखा है। तो अभी हमें बस ये वाले वैल्यूज के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू, पी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ टी, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिस्ट के अंदर ऐसे दो वैल्यू मिल रहे हैं। चलो इन चारों का मतलब समझते हैं, है ना। तो अभी के लिए हमारे पास कितने वैल्यू हैं, अगर आपको पता हो तो स्टैंडर्ड एरर वैल्यू, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर वैल्यू, टी वैल्यू एंड सो ऑन, इस तरीके से टी वैल्यू, एंड इसके बाद है हमारा पी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ टी, एंड उसके बाद है हमारा कुछ इस तरीके का 0.025 एंड 97.975, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0.025 एंड स्पेस कुछ 0.975। तो इन चारों का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है, वो जो हमने एरर वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, एक लीनियर लाइन के ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की मतलब है एरर वैल्यू। तो कितना एरर है, कितना एक डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस कितना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। जो भी आपका लीनियर रेग्रेशन मॉडल जो आपने बनाया अपने दो वेरिएबल्स के लिए, जो कंपेयर करके बनाया, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हैं, अगर आपको याद हो तो हमने लिए हैं कैलोरीज बर्नेज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एवरेज पल्स। तो ये हमारा डेटा सेट था, इसमें से हमने डिपेंडेंट एवरेज पल्स लिया है, इंडिपेंडेंट एवरेज पल्स लिया है और डिपेंडेंट कैलोरी बर्नेज लिया है, ठीक है। तो ये हमने एक रेग्रेशन टेबल बना लिया था, इसका लीनियर रेग्रेशन टेबल, जो कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ओएलएस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे चारों वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एरर ये हो गया आपका कंप्लीट। स्टैंडर्ड एरर के बारे में पहले भी मैंने बता रखा है, रेसिडुअल्स भी बोलते हैं इसको, है ना। तो टी के बारे में देखें तो टी क्या है हमारा, टी वैल्यू को हम लोग देखो, टी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, टी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। टी वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, ठीक है, टी वैल्यू दैट इज, इसको हम लोग टी वैल्यू बोलते हैं। और इसकी एक कोफिशिएंट वैल्यू होती है, उसका नंबर यहाँ पे मेंशन है, देखो टी वैल्यू के नीचे देखो, यहाँ पे एक कोफिशिएंट वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। स्टैंडर्ड एरर कितना है वो भी मेंशन है ना। उसी तरीके से पी वैल्यू भी मेंशन है। अब ये दोनों के लिए मेंशन है, कैलोरीज बर्नेज एंड एवरेज पल्स दोनों के लिए मेंशन है। यहाँ पे ये मत समझना कि इंटरसेप्ट के लिए ये मेंशन है, नहीं, इसको आप एक्सक्लूड कर लो, यहाँ तक आप भूल जाओ। स्टैंडर्ड एरर से ही देखो, इस वाले पार्ट पे ही फोकस करो, ठीक है। तो टी वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, और उसका एक कोफिशिएंट वैल्यू होता है। उसका मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा आपको लेना देना है नहीं, इससे भी ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। आपको बस मेनली क्या देखना है, पी वैल्यू से रिलेटेड आपको काम है, क्योंकि पी वैल्यू और आर वैल्यू यही दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं रेग्रेशन टेबल के अंदर, इनके ऊपर फोकस करना है आपको। इसका मतलब होता है पी ग्रेटर देन मॉडुलस टी, का मतलब होता है पी वैल्यू। अब पी वैल्यू के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है थोड़ी देर में। और इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ कोफिशिएंट। आप देखो ये कॉन्फिडेंस ऑफ कोफिशिएंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ कोएफिशिएंट, COEF मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, मतलब कि जो इंटरवल है ना, जैसे कि लाइक हर एक पिक्चर में एक इंटरवल होती है ना मिड में, तो यार ये जो है ना, ये इंटरवल बता रहा है, मतलब जो लाइन है ना वो इंटरवल्स यानी डॉट्स के बीच में ऐसे किसके बीच में आ रही है, इंटरवल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। कितना कॉन्फिडेंस है ये आपके इन दोनों कॉलम्स के बीच में, ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है आपका। 0.025 से लेके 0.97% तक ये कॉन्फिडेंस है कि यार आपका जो दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देखो 80 एंड 2 ये आपका यहाँ पे मिल रहा है, 80 एंड 2 ये सारा आपका कॉन्फिडेंस, वो इंटरवल्स वगैरह सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्लोप वैल्यू एंड इंटरसेप्ट वैल्यू आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट स्लोप वैल्यू मिल रहा है। तो दोनों के कंडीशंस पे सेम आउटपुट आ रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि यार ये जो मेरा मॉडल्स है ना वो 97% करेक्ट मॉडल्स है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते, इसके बेस्ड पे नहीं बोल सकते, हमें हमेशा पी वैल्यू और आर वैल्यू को देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस पी वैल्यू और आर वैल्यू ही
आपका कंसीडर किया जाता है इन सबको। तो ये छोटे से डेटा है, हमारे पास छोटा सा डेटा है ना, तो अगर हम लोग इसको डेटा को देखें तो यार देखो बहुत ही छोटा डेटा है हमारे पास, है ना। इसको समझने के लिए हमने छोटा डेटा ले रखा है। सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद हम लोग बड़े डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस पार्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे बड़े डेटा के ऊपर, है ना। तब हमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल के लिए आप ये ऐसा समझो कि ये छोटे डेटा के लिए हम लोग इसको नहीं, हमेशा इसको ही कंसिडर करेंगे किसी भी डेटा के लिए। पी वैल्यू एंड आर वैल्यू, तो ये हमारा पी वैल्यू है। चलो पी वैल्यू को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पी वैल्यू के बारे में। सबसे पहले ना देखो, पी वैल्यू को मैं शॉर्ट में कंफर्म कर देता हूँ। बहुत जगह पे क्या है ना कि बहुत ही मैसअप दिया हुआ है यार, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट को हार्ड बना दिया गया है। इसको ईजी तरीके से समझते हैं। व्हाट इज पी वैल्यू इन रेग्रेशन टेबल। सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला था। कोरिलेशन कोफिशिएंट COC जो हमने यहाँ पे किया था, देखो प्रोजेक्ट भी कर रखा है COC का, अगर याद होगा आपको, देखो COC.py कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाला था। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कंसेप्ट कि यार अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1, एक हो सकता है -1 और एक होता है 0। 0 का मतलब होता था नो रिलेशन, 1 का मतलब होता था पॉजिटिवली 100% रिलेटिव बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 कॉलम के बीच में 100% रिलेशन है। और इसमें हम लोग बोलते थे नेगेटिव रिलेशन है 100%। इसमें डाउनवर्ड ग्राफ बनती थी, इसमें अपवर्ड ग्राफ बनती थी, और इसमें बहुत ज़्यादा उटपटांग हो जाता था, तो लीनियर लाइन बन ही नहीं पाती थी 0 वाले केस में। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें पी वैल्यूज के ऊपर काम करना है। चलो, तो पी वैल्यू के ऊपर काम करने के लिए आपको क्या करना है ना, तो बेसिकली अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ से हटा लेता हूँ सभी को। अब हमें पी वैल्यू के ऊपर काम करना है। देखो, पी वैल्यू भी कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू को थोड़ा सा मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पी वैल्यू लो होंगी 0.05 से, अगर कम होगा हमारा पी वैल्यू, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो रिलेटेबल है। दोनों कॉलम रिलेटेबल हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या सही में, देखो हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट तो निकाला था, लेकिन क्या होता था ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा जरूरी नहीं है कि 1 आया तो रिलेशन में ही होगा। ये चीज भी हमने देखा था वहां पे। तो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं क्या ये चीज सही है या नहीं है। मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों वेरिएबल x और y के बीच में रिलेशन हो। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। वो आप चेक करते हैं पी वैल्यू से कि उनके बीच में सही में कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, मतलब रिलेशन है या नहीं है। तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और इस टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कभी कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक के लिए लाइक एवरेज पल्स और इंटरसेप्ट, इन दोनों की पी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे एवरेज पल्स और इंटरसेप्ट दोनों की पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और दोनों की पी वैल्यू अगर 0.05 से कम आई तो हम बोलेंगे कि यार ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं, मतलब एवरेज पल्स और कैलोरीज बर्नेज, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपस में क्या है, रिलेशन में है ना, रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अगर लेट्स सपोज कि ये 0.05 से बड़ा आ गया, मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा ना, ये कोरिलेशन वैल्यू जो है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इसका 0 आता है। अगर बड़ा है पी वैल्यू 0.05 से तो रिलेशन नहीं है, इनसिग्निफिकेंट रिलेशन है, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज आ जाता। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कभी भी पूछा जाए तो आप बताओगे कि यार पी वैल्यू कम और पी वैल्यू ज्यादा, किससे, 0.05 से। अब हमारे अपने एक्चुअल पी वैल्यू पे आ जाओ, दोनों में 0.0 है, दैट मीन्स कि 0.05 से तो कम है ना, कम है यानी कि रिलेटेबल है, एक्चुअल में रिलेटेबल है। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से नहीं बता सकते कि ये रिलेशन में है या नहीं है, हमें पी वैल्यू जानना ही पड़ेगा, और जानने के लिए हमें रिग्रेशन टेबल बनाना ही पड़ेगा। और जैसे ही रिग्रेशन टेबल बना लेते हैं हम पी वैल्यू देखते हैं, और पी वैल्यू से हम कंसिडर करते हैं कि यार ये दोनों वैल्यू है ना जो 0.05 से कम है, दैट मीन्स की रिलेशन तो है ना। तो ये चीज आप सीखते हो पी वैल्यूज के थ्रू, मतलब कैसे आप कंसिडर करते हैं। अब देखो पी वैल्यू को किस तरीके से पढ़ा जाता है, देखो मैं यहां पे थोड़ा सा समझाता हूं। इस 0.05 का चक्कर क्या है, अगर आप देखोगे, अगर मान लो यहां पे पी वैल्यू 0.8 आ जाता, ठीक है, लेट्स सपोज 0.8 आ जाता हमारा पी वैल्यू,
एवरेज पल्स के जगह पे, यहाँ पे अगर आप एवरेज पल्स देख रहे होगे तो यहाँ पे 0.8 आ जाता और इंटरसेप्ट के जगह पे भी 0.8 आ जाता समथिंग। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पी वैल्यू हमारा 80% है, मतलब कि 80% चांस है कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देख रहे हो, अगर p वैल्यू 0.8 आया या 0.9 आया तो आप क्या बोलोगे कि 90% चांस है, या 0.82 आया तो आप क्या बोलोगे 82% चांस है कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू नियर अबाउट 0 होने वाला है। और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 होता है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। समझ गए? तो इस तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट से ये p वैल्यू मतलब रिलेटेबल है। आपको रिलेशन ऐसा बता रहा हूं मैं कि p वैल्यूज और कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों आपस में एक तरीके से मर्ज कंसेप्ट है। अगर p वैल्यू 0.5 है तो 50% चांस है कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 आने वाला है, नियर अबाउट 0 आने वाला है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये एक बेस्ट मॉडल है जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सको फ्यूचर्स को। ठीक है, तो p वैल्यू बहुत ही अहमियत रखता है आपके रेग्रेशन टेबल के अंदर, तो p वैल्यू को अच्छे से समझना होगा। अगर यही चीज 0.02 लिखा जाता तो सिर्फ 2% चांस है कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 होगा, मतलब आप 98% बोल सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आने वाला है। तो एक माना जा सकता है कि ये एक अच्छा मॉडल है, 0.02 एक अच्छा मॉडल है। ठीक है, यही अगर 0.05 से बड़ा हो गया, जैसे ही 0.06 आ गया, मतलब 6% जैसे ही आ गया आपका कि कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 के बराबर आने वाला है, 6% ऐसा चांस है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू 0 आने वाली है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार यहाँ पे डेंजर जोन में हम लोग आ गए, सिर्फ 94% चांस है कि हमारा ये रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप हमेशा देखो 95 से ऊपर आना चाहिए, आपका प्लस आना चाहिए, मतलब 96% चांस होना चाहिए या 97% चांस होना चाहिए, तभी आपका जो प्रेडिक्शंस है वो ज़्यादा बेस्ट आता है। तो डेटा साइंस में हमेशा याद रखना p वैल्यू बहुत ही अहमियत रखता है। आई होप कि p वैल्यू को बहुत ईजी कंसेप्ट में मैंने समझाया है। बहुत जगह पे बड़े बड़े डिफिनेशंस होते हैं, बड़े बड़े फार्मूलाज वगैरह लगा देते हैं। देखो फार्मूला कुछ नहीं है, समझना बस इतना ही था। हम लोग सब चीज़ माइंड में ही करते हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट हम लोग रिसर्च ही करते रहते हैं और नए नए कंसेप्ट आते रहते हैं इसके अंदर। हमें लोड नहीं लेना, हमें आसान तरीके से समझना है। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और पूरे डेटा साइंस की बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पढ़ाया, तो सारे डेटा साइंस के सारे वीडियोस को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।